हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा की यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहला वीडियो कैसा लगा उसमें जरूर टिप्पणी करें, जिससे मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये 14वां वीडियो है। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर वीडियो देखें और इतिहास का आनंद लें। प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर अभी ये 14वीं वीडियो तक आगे हम पूरा इतिहास को कवर करेंगे और आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से ये चैनल जरूर आगे बढ़ेगा। ज्यादा बातें न करते हुए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है कि सिंधु पर अरबों के आक्रमण का कारण, क्यों वास्तव में आक्रमण हुए, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण एक रोमांचकारी घटना थी। ये एक इतिहासकार रहे हैं हमारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने कहा है, ये कोटेशन पेपरों में आई है कितनी बार, इसको जरा ध्यान में रखें, कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को एक रोमांचकारी घटना किसने माना? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने माना। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्ष बाद खलीफा जानते होंगे आप, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो मुस्लिमों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो दशाएं थी उनकी जिम्मेदारी उनके अनुयायियों ने ग्रहण की, और जो ये व्यक्ति ने उन दशाओं को अपने हाथ में लिया, ये खलीफा कहलाए। ठीक है, तो खलीफा ने मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्ष बाद सीरिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ट्रांसआक्शियान, पुर्तगाल, मिस्र, इसके अलावा हम देखें दक्षिणी फ्रांस और अफ्रीका के उत्तरी तट पर अधिकार कर लिया। और जब खलीफाओं ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो उस समय भारत के पश्चिमोत्तर में 3 राज्य थे। पहला राज्य था कपीशा, जिसको काबुल कहा गया। दूसरा जो राज्य था सिंधु, और जो तीसरा राज्य था सिंधु और कपीशा के बीच में शाहूकूट या शाओली भी कहीं पर नाम आता है। तो खलीफा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे समय बीतता गया खलीफा एक धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य कहलाता था। तो अब अरबों ने क्या सोचा, अब इतने देशों पर उन्होंने अधिकार कर लिया तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत पर भी आक्रमण किया जाए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत का जो धन था वो पूरे विश्व में उनकी निगाहें थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, वहां कैसे पहुंचा जाए। तो विश्व के जो लोग थे वो लगातार भारत पर आंखें गड़ाए हुए थे। तो अरबों ने भी भारत पर प्रथम आक्रमण बहुत बार आया है कि अरबों का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो वो 636-37 ईस्वी में खलीफा उमर के नेतृत्व में हुआ। मगर खलीफा उमर इस आक्रमण में विफल हुए और उन्हें यहां से मुंह की खानी पड़ी। फिर जो दूसरे खलीफा आए वो 643-44 में दूसरा आक्रमण हुआ उस्मान के नेतृत्व में। पहला मैंने कबीला बताया ना आपको, उमर के नेतृत्व में हुआ 636-37 में। दूसरा उस्मान के नेतृत्व में आक्रमण हुआ 643-44 में। इसमें भी उस्मान पराजित हुआ और वह जो सिंधु पर आक्रमण करने की फिराक में था, विजय करने की, वो असफल हो गया। ऐसे ही आक्रमण विफल होने के बाद जो वहां का गवर्नर था हज्जाज बहुत परेशान हो गया और वो चाह रहा था कि भारत पर आक्रमण या सिंधु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। 711 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने उबैदुल्ला नामक एक अन्य व्यक्ति को सिंधु पर आक्रमण करने के लिए भेजा, मगर उबैदुल्ला भी पराजित हो गया। क्यों हुआ उबैदुल्ला पराजित, इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। 712 ईस्वी में जब हज्जाज इतने आक्रमणों में विफल होने के बाद वो बहुत ही बौखला गया और उसने अपने दामाद और भतीजे
जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में उसने सिंधु पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? ये तो एक छोटा सा आपके पास उसका बेस हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले कितने आक्रमण भारत में हुए। तो अब बात हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे, एम क्या थे? तो पहला उद्देश्य, मोहम्मद बिन कासिम एक कुशल सेना नायक था और वह भारत में अरब साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। यह हम कहें कि अरब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी इसे कहा जाता है, प्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक इसे कहा जाता है ना। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। दूसरा उद्देश्य था, एक तो उसने अरब साम्राज्य की स्थापना करने के लिए भारत में आक्रमण किया। दूसरा, मैंने इससे पहले बताया था कि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत का जो धन धान था वो विश्व में प्रचलित था कि वहां सोना ही सोना है, इतना पैसा है भारत में। तो भारत पर आक्रमण करने का दूसरा उद्देश्य था धन धान्य को लूटना। ठीक है। तीसरा उद्देश्य था धार्मिक उत्साह भी अरबों का आक्रमण करने का उद्देश्य था, मतलब यहाँ वो मुस्लिम धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो प्रश्न आता है बहुत बार कि जो तात्कालिक कारण क्या था अरबों का भारत पर आक्रमण करने का, तो वो था 8वीं शताब्दी में श्रीलंका के शासक ने 3 जहाज जिसमें बहुत सारा माल भरा हुआ था, पैसा सोना चांदी अनेक वस्त्र उसमें थे। श्रीलंका के शासक ने इराक के गवर्नर हज्जाज को भेजे थे, लेकिन जब वह जो जहाज थे माल से भरे हुए थे वो सिंधु के बंदरगाह देवल पर पहुंचते हैं तो डाकुओं द्वारा लूट लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत तात्कालिक कारण है। ठीक है, जब क्यों आक्रमण किया, तो ये जो बिंदु है इस पर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। जब देवल पर वो जहाज आते हैं तो लूट लिए जाते हैं, और उस समय सिंध और मुल्तान का या देवल का जो शासक था वो दाहिर था। जब हज्जाज ने दाहिर से कहा कि मेरे जो जहाज लूट गए हैं उसकी भरपाई आप करेंगे, तो दाहिर ने एक हाथ खड़े कर दिए कि डाकू मेरे अंदर नहीं है। इससे हज्जाज और बखला गया और उसने अपने 17 वर्षीय दामाद और भतीजे को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से पहले उसने उबैदुल्ला को भेजा 711 में, लेकिन उबैदुल्ला पराजित हो गया। फिर उसने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने भेजा और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु को रौंद डाला और अरब साम्राज्य की स्थापना कर डाली ना। अब सर्वप्रथम ये प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से भारत में प्रवेश हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम मकरान बलूचिस्तान में पड़ता है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसकी चर्चा की थी। तो वहां पर मकरान या बलूचिस्तान की तरफ से भारत में प्रवेश हुआ और जहां उसके समुद्री जहाज लूटे गए थे देवल में, उस देवल पर आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त कर ली। और मोहम्मद बिन कासिम देवल पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंधु नदी को पार करता हुआ दाहिर के साम्राज्य में पहुंचा। लेकिन उससे पहले जो दाहिर की पत्नी थी या जो दाहिर से जलने वाले लोग थे वो मोहम्मद बिन कासिम से मिल गई। ये प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन कासिम से मिलने वाली दाहिर की पत्नी का नाम बताइए। तो उसका नाम था लाडी। लाडी मोहम्मद बिन कासिम से मिल गई। अब मोहम्मद बिन कासिम का कार्य और आसान हो गया और उसने नीरुन, शेहवान, शीशम और रावर को जीतता हुआ ब्राह्मणवाद का घेरा डाल दिया। 4 यादें उन्हें नीरुन, सेहवान, शीशम और रावर को विजित करने के बाद जहां दाहिर रहता था ब्राह्मणवाद में, वहां का घेरा डाल दिया। 20 जून 712 ईस्वी में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें राजा दाहिर पराजित हुआ और युद्ध क्षेत्र में मारा गया। उसके बाद उसने अरौर पर विजय प्राप्त की और अंतिम पहला आक्रमण उसका देवल पर था मोहम्मद बिन कासिम का, और अंतिम आक्रमण 713 में मुल्तान पर था। ये प्रश्न आ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो मुल्तान पर 713।
अब प्रश्न आ सकता है कि अरबों की सिंधु पर विजय के क्या कारण थे। अब थोड़ा बहुत तो आप भी समझ गए होंगे कि सिंधु पर अरबों के विजय के अनेक कारण थे। पहला, सामाजिक भेदभाव, राजा ताहिर की अदूरदर्शिता, सिंधु का उत्तरी भारत से बहुत दूर होना ना, और अंधविश्वास होना, मतलब लोगों में अंधविश्वास होना, अरबों का धार्मिक उत्साह, सैनिक, और इसके अलावा अरब सैनिकों की अधिकता ना, ये विजय के कारण थे अरबों के सिंधु पर। अब प्रश्न बन सकता है कि अरबों के सिंधु पर आक्रमण के क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट निकले, क्या इफेक्ट पड़े। तो लैनपुन ने कहा है, लैनपुन जिन्होंने हुमायूं के बारे में कहा कि लड़खड़ा कर ही इसकी मृत्यु हुई ना, वो वाला ही लैनपुन ने कहा है कि सिंधु पर अरबों का आक्रमण एक घटना मात्र थी। अब जो सिंधु पर अरबों के परिणाम हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला जो परिणाम था कि जो सिंधु में जो हिंदू लोग थे, वो मोहम्मद बिन कासिम ने सभी हिंदू पर जजिया कर लगा दिया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने हिंदू पर जजिया कर लगाया था, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो परिणाम ये हो जाएगा कि हिंदू लोग मोहम्मद बिन कासिम के जजिया कर से बचने के लिए, जिससे सिंधु एक बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांत बन गया ना। ब्राह्मणों को इसने जरूर जजिया कर से मुक्त रखा, लेकिन हिंदू पर इसने जजिया कर लगा दिया था। बहुत बार प्रश्न आया है कि किसने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बारे में हम मुगल काल में भी पढ़ेंगे, और आगे अभी तो हम सल्तनत काल में भी जजिया के बारे में पढ़ेंगे ना। जजिया, खम्स, खराज, इस प्रकार के जजिया जो हैं, जो भी कर हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला परिणाम समझ में आ गया होगा। दूसरा, जो भारतीय विद्वान लोग थे, उन्हें बगदाद के खलीफा ने अपने यहां बुलाया और भारतीय दर्शन और ज्योतिष की शिक्षा, जो भारतीय दर्शन और ज्योतिष है उसका संस्कृत में ग्रंथ थे, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया। मतलब जो भारतीय दर्शन और ज्योतिष है, इससे अरब वासियों को परिचित भारतीय लोगों ने ही करवाया। ठीक है, दूसरा परिणाम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बारे प्रश्न पूछे गए हैं, इन पे फोकस करना है। जो तीसरा था, अनेक भारतीय वैद्य चिकित्सक बगदाद के अस्पतालों में गए ना। इतना जो अरब वासियों को इतना ज्ञान नहीं था, भारतीयों ने ही उन्हें शिक्षित किया। भारतीयों ने अपनी ज्योतिष और दर्शन का ज्ञान सर्वप्रथम अरब वासियों को दिया ना। अगला, अरबों ने हिंदू राज्य से, राज्य प्रबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। राज्य को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है, इसकी व्यवस्था भी भारतीयों ने ही अरबों को दी। ठीक है, अब क्या होता है कि अरबों ने भारतीय दर्शन, ज्योतिष, इन सब की शिक्षा ग्रहण करने के बाद यूरोप में इस चीज को फैलाया, या यूनान में इस चीज को फैलाया। यूनान में मतलब भारतीय दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा, जो भी उन्होंने सीखा भारतीयों से अरबों ने, उस ज्ञान को यूनान तक ले गए अरबवासी ना। ये सारी चीजें होने के बाद आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक मध्यकालीन भारत में हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उन 17 के 17 आक्रमणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी बायोग्राफी से लेकर उसके भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे, और उन 17 के 17 आक्रमण हम आपके सामने अगले वीडियो में रखेंगे। उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसने भी भारत के धन धान्य के बारे में सुना था, इसलिए इसका बचपन से ही उद्देश्य था कि भारत पर आक्रमण करें और भारत को इसने लूटा। भारत के सोमनाथ जैसे मंदिर को, जो गुजरात में था, वहां की मूर्ति को तहस नहस कर दिया था, शिव मंदिर को। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में आपके सामने उस टॉपिक को लाएंगे। थोड़ा आप भी पढ़ेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो और इंटरेस्टेड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कल हम
मोहम्मद गजनवी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।